नमस्कार सभी को। यह भारतीय न्याय संहिता का प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव को लेकर एक पूरा का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू है पूरे के पूरे भारतीय न्याय संहिता का। ये जो सेशन है हमारे हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किया जा रहा है और इस सेशन को हम यूट्यूब पर भी शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी जान पाए, एक ब्रॉडर कम्युनिटी जान पाए कि किस तरीके से न्यायिक सेवा परीक्षाओं की या फिर एपीओ परीक्षा के लिए आप एक पूरे सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं एपीओ परीक्षा के हिसाब से। अभी आपको पता है कि यूपी एपीओ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और ये इकलौता सब्जेक्ट इसका अपने आप में वेटेज जो है वहां पर 25 सवाल के करीब है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगर कोई भी सब्जेक्ट जब ऐसा बड़ा हो और उसका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो किसी भी पेपर के लिए, तो आपको उसको सही तरीके से पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। और ये जो सेशन है एक डेमो क्लास की तरह है और हमारा जो जुडिशरी एपीओ और आप जुडिशरी एपीओ और स्पेसिफिकली यूपी एपीओ को लेकर जो हमारा कोर्स चला हुआ है उस उन स्टूडेंट्स के लिए आज हम अपना भारतीय न्याय संहिता स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले एक ओवरव्यू दे रहे हैं, तो ये आपकी वो सेशन भी है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता का ये ओरिएंटेशन सेशन है। मगर भारतीय न्याय संहिता या कोई भी लॉ जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है, और ये हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, इसी तरह हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच भी चलता है, तो आप उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। जब भी कोई स्टूडेंट कोई एक नया सब्जेक्ट उठाता है, भारतीय न्याय संहिता जैसा उठाता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो कोशिश करता है कि मैं बड़े बड़े जो अपराध है, जो मेन प्रोविजंस हैं, उनके ऊपर सीधा चला जाऊं, जैसे मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, रेप, डकॉइटी एटसेट्रा, थेफ्ट एटसेट्रा, इन पर चला जाऊं। मगर यही गलती होती है। आपको जब किसी बड़े सब्जेक्ट को डील करना होता है तो आपको, जैसे आप मकान बनाते हैं ना, तो आपको वो अप्रोच अपनानी चाहिए, हाउस बिल्डिंग अप्रोच अपनानी चाहिए, ठीक है। और जब कोई भी मकान बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, फाउंडेशन होती है, फिर उसके बाद पहली मंजिल होती है, ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर ऊपर की मंजिलें होती हैं और हर मंजिल के अंदर कमरे होते हैं। तो आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट उठाएं तो आपको इस तरीके से अपनी तैयार करनी है और सीधा सीधा आप अपराधों पर या मेन प्रोविजंस पर नहीं जाना है आपको, बल्कि आपको क्या करना है, आपको हाउस बिल्डिंग की तरह पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और कैसे करनी है वो मैं आपको अभी इसी सेशन के अंदर बता रहा हूं। स्पेसिफिकली हम भारतीय न्याय संहिता को लेकर अपना को समझा रहे हैं आपको। क्या आपको पहले किसी भी चीज की नींव पर फोकस करना है, फाउंडेशन पर, फिर जो फ्लोर्स हैं और फिर उसके अंदर कमरे। और आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता को लेकर, संरचना क्या, कंपोजिशन है, कैसे कैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते हैं और रणनीति क्या होनी चाहिए, और उसके अंदर फिर आपकी प्रायोरिटी। देखिए, जब आप पूरी संरचना को समझ जाएंगे, फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग कर लेंगे, ठीक है, किस तरीके से डील करना है, रणनीति को समझ जाएंगे, तो फिर आपको प्रायोरिटी भी बनानी होगी कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो आपको उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। कुछ है मिड प्रायोरिटी, तो वो दूसरे लेवल पर आएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते, तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप ये भी बात ध्यान रखिएगा। हिंदी माध्यम के लिए बैच हमारा चला हुआ है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि भारतीय न्याय संहिता है क्या एक्चुअल में। भारतीय न्याय संहिता भारत का मेन जो क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ है, आधिकारिक आपराधिक कानून है, वो है, और ये पूरी तरह आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता है, चेंज करता है। अब आप प्रीलिमिनरी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सवाल क्या आएगा, अब ये नया कानून आया है तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट आपसे पूछी जा सकती है कि किस दिन ये लागू हुआ, लागू होने की तिथि क्या है, वो है 1 जुलाई 2024। आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप ये तारीख याद रखेंगे। इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, इसके अंदर टोटल 358 सेक्शन है, 358 धाराएं हैं। चैप्टर कितने हैं, अध्याय कितने हैं, ये भी आपका प्री के लिए एक सवाल बन सकता है। और धारा जो आपके अध्याय हैं वो 20 चैप्टर्स हैं टोटल। और जो भारतीय न्याय संहिता है ये आधुनिक अपराधों को भारत के आपराधिक कानून के अंदर इंक्लूड करता है। आज 21वीं सदी के हिसाब से उन अपराधों को भी इंक्लूड करता है और उनकी स्पष्ट परिभाषा देता है।
अब देखिए आईपीसी से अगर हम बीएनएस की संरचनात्मक तुलना की बात करें तो संरचनात्मक तुलना में आपको क्या ध्यान देना है कि आईपीसी के अंदर जो था, जो 1860 का पुराना कानून था, उसके अंदर आपके पास टोटल 511 धाराएं थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो टोटल धाराएं हो गई हैं वो 358 हो गई है। आपके मन के अंदर सवाल आएगा कि एकदम इतनी कैसे घट गई। सीधा तो आप पहले डेफिनेशन वाला पोर्शन देख लीजिए जहां पर परिभाषाएं वगैरह थी। पुराने वाले आईपीसी के अंदर हर सेक्शन के अंदर एक एक अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी, मगर यहाँ पर जो नया प्रावधान आया है, नया कानून आया है, उसके अंदर एक ही प्रोविजन के अंदर धारा 2 के अंदर सारी की सारी परिभाषाएं इंक्लूड कर दी गई है। तो मतलब वो 30 40 के करीब जो डेफिनेशंस थी वो सारी एक प्रोविजन के अंदर आ गई है। इसी तरह और भी चेंजेस किए गए हैं, कुछ अपराधों को हटाया भी गया है, हालांकि कुछ नए भी जोड़े गए हैं, वो आप समझिएगा। देखिए आईपीसी से बीएनएस की बात करें तो इसका आधुनिकीकरण किया गया है और औपनिवेशिक जो भार था उसको हटाया गया है और पूरी की पूरी सरल संरचना प्रोवाइड की गई है। सरल संरचना प्रोवाइड की गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब आईपीसी की तैयारी करते हैं, जब आप क्रिमिनल लॉ की आज की तारीख के अंदर तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि सारे लॉस चेंज हो गए हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में पुराने लॉ की धाराएं आ रही हैं, नहीं आ रही? आ रही होंगी ना। तो मगर आप ध्यान रखिएगा, अब से आपको उन पुरानी धाराओं को पूरी तरह भूलना है। आज से केवल आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के बारे में ही समझना है और उन्हीं को याद रखना है। रिपील्ड लॉ की धाराएं नहीं पूछी जाती हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आईपीसी को क्यों बदलना पड़ा, इसको समझते हैं। देखिए आईपीसी लाने के पीछे, आईपीसी कब आया था आपका? 1860 में आया था। उसको कौन लेके आए थे? अंग्रेज लेके आए थे, अंग्रेजी मानसिकता के साथ लेके आए थे, औपनिवेशिक मानसिकता के लेके आए थे। और उस समय जब 1860 के अंदर आया, भारत उस समय आजाद तो नहीं था, तो भारत का संविधान भी नहीं था, भारत के अंदर जो मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं था, ठीक है। और आज तो 2025 चला हुआ है, उस समय 1860 था, 18वीं शताब्दी थी, तो उस समय की मांग कुछ और थी। ऊपर से अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उन्होंने अपने बेहतरी के लिए, अपने रूल रेगुलेशन को अच्छे से लागू करने के लिए आईपीसी लेके आए थे। हमारे हितों का ध्यान रख के नहीं लेके आए थे, औपनिवेशिक मानसिकता के साथ लेके आए थे। मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, डिजिटल अपराधों का कॉन्सेप्ट भी उस समय नहीं था। और जब अब बीएनएस आया है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है, मौलिक अधिकारों को भी ध्यान में रखा गया है, आज की तारीख के जो नए नए अपराध हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, और उसके साथ साथ डिजिटल अपराध के साथ साथ जो नए जमाने के अपराध हैं, जैसे आपका आतंकवाद हो गया, आतंकवाद को पहली बार इनकॉर्पोरेट किया गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, ऐसे नए अपराधों को भी नए भारतीय न्याय संहिता के अंदर डाला गया है, स्पष्ट रूप से प्रावधान बनाए गए हैं। अब देखिएगा, समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के क्या उद्देश्य थे, किस उद्देश्य के साथ भारतीय न्याय संहिता लाया गया। भारतीय न्याय संहिता मॉडर्नाइजेशन के लिए लाया गया, आधुनिकीकरण के लिए लाया गया था, हमारे आपराधिक कानून के लिए और न्याय में तेजी लाने के लिए। आपने देखा होगा कि जब आप इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ पढ़ते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में और कुछ मामलों के अंदर कई जगह टाइम लिमिट तक फिक्स कर दी गई है कि ट्रायल को इतने समय के अंदर खत्म करना है, एफआईआर लिखने की ये समय सीमा होगी। तो न्याय में तेजी लाने के लिए भी भारतीय न्याय संहिता लाया गया है और औपनिवेशिक भार को हटाने के लिए भारतीय न्याय संहिता लाया गया। और इसके साथ साथ दो नए और जो दूसरे कानून है, एक प्रोसीजर वाला और एक साक्ष्य वाला, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उन्हें लाया गया स्पष्ट प्रारूपण देने के लिए, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर देने के लिए सही से, और सामुदायिक सेवा को एक सजा के तौर पर आधिकारिक रूप से हमारे आपराधिक कानून के अंदर इंक्लूड करने के लिए भी ये लाया गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस को पहली बार हमारा आपराधिक कानून इंक्लूड कर रहा है और उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। जो पनिशमेंट, टाइप ऑफ पनिशमेंट वाला जो प्रावधान है वहां पर भी जोड़ दिया गया है, और उसके साथ साथ कुछ जो बहुत छोटे छोटे अपराध है उनके अंदर भी सामुदायिक सेवा को, पनिशमेंट को डाल दिया है। और जो ये सामुदायिक सेवा है ये रिहैबिलिटेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर बेस है कि हम मौका देते हैं किसी भी अपराधी को अपनी गलती सुधारने का, ठीक है।
और ये समकालीन अपराध, आज के समय के जो अपराध हैं उनको भी इंक्लूड करने के लिए लाया गया है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, है ना, मैंने अभी आपको बताया, संगठित अपराध हो गया, टेररिज्म हो गया, और इस तरीके के अपराध और जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को हानि पहुंचाने वाले अपराध हैं उनको भी यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। संगठित अपराध और आतंकवादी विरोधी जो कानून है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कानून लाया गया है। आगे चलते हैं, अब हम एक एक करके चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के, और उसमें से ये समझेंगे कि उसके अंदर है क्या। पूरी संरचना को धीरे धीरे एक बार समझते हैं। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार बता दीजिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं अध्याय 1 की। अध्याय 1 एक नींव की तरह काम कर रहा है आपके भारतीय न्याय संहिता की इमारत में, समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा ये बताया गया है कि कहाँ लागू होगा, कैसे किसी भी शब्द का आप क्या मतलब निकालेंगे जब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं, और भी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो इसी हिस्से के अंदर दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपका कॉमन इंटेंशन वाला सिद्धांत है वो भी अब यहां पर आ गया है धारा 3 के अंदर, ठीक है। तो जो पहला अध्याय है जो आपका प्रारंभिक से रिलेटेड है, जिसमें धारा 1 से 3 तक आते हैं, और इसमें धारा 1 जो है वो बात करता है संक्षिप्त शीर्षक के बारे में, प्रारंभ के बारे में और किस तरीके से लागू होगा। और धारा 2 की बात करें तो परिभाषाएं, जिसके अंदर सभी परिभाषाएं दी गई हैं, जो भी आपके भारतीय न्याय संहिता के अंदर जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सभी इसी के अंदर दी गई हैं। और इसके साथ साथ आपकी धारा 3 के अंदर सामान्य स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। स्पष्टीकरण के अंदर जिसके अंदर आपका जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल्स हैं, कॉमन एक्सप्लेनेशंस हैं, वो आपके दिए गए हैं। इसके अंदर आपका जो सिद्धांत है कौन सा, कॉमन इंटेंशन का, वो भी यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। और सभी जो परिभाषाएं हैं वो जनरली कहां पर दी गई हैं, धारा 2 के अंदर दी गई है, ठीक है। अब आगे चलिएगा, अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, अध्याय 2 की, जहां पर पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, दंड के बारे में बताया गया है। जो दूसरा अध्याय है इसके अंदर जो धाराएं हैं वो 4 से 13 के तहत आती है। 4 से 13 के तहत आपकी ये धाराएं आती हैं, और इसमें दंड के प्रकार बताए गए हैं, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, एकांत कारावास, और इसी चैप्टर के अंदर आपके कुछ बढ़े हुए दंड के बारे में बताया गया है कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर जनरल जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसको बढ़ा हुआ सजा दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अगर वो दोबारा अपराध करता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के क्या रूल्स हैं, जिनको हम एकांत कारावास के नियम कहते हैं, वो भी इसी चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, धारा 4 से 13 के अंदर दिए गए हैं। जुर्माना प्रावधान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आदतन अपराधी जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसके बारे में भी यहाँ पर प्रावधान है, और उसके साथ साथ अपराध समझौता नियम, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई अपराध कंपाउंडेबल होगा या नहीं, उसके बारे में भी यहां पर बताया गया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप इस चैप्टर को देखेंगे जहां पर काइंड ऑफ पनिशमेंट दी गई है, जिस धारा के अंदर, शायद धारा 4 के अंदर ही दी गई है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो सामुदायिक सेवा है वो पहली बार एक दंड के रूप में इनकॉर्पोरेट कर दी गई है आपके आपराधिक कानून के तहत, ठीक है। सामुदायिक सेवा जो है वो नए दंड के रूप में इसके अंदर जोड़ दी गई है। ये एक प्रिलिमिनरी सेशन है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है आपका भारतीय न्याय संहिता के ऊपर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब इसके बाद अध्याय 3 है। अध्याय 3 के अंदर आपके सामान्य अपवाद दिए गए हैं, और उसके साथ साथ, सामान्य अपवाद के साथ साथ, निजी प्रतिरक्षा, जिसको हम प्राइवेट डिफेंस भी कहते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कहते हैं, वो दिया गया है। जनरल एक्सेप्शंस और प्राइवेट डिफेंस चैप्टर 3 के अंदर। और ये चैप्टर 3 आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले वाला आपका सबसे जो डेफिनेशन वाला हिस्सा है, आप मान के चलिएगा जो अध्याय 1 है, पहली बात तो वो पूरे के पूरे भारतीय न्याय संहिता की आपकी नींव है। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जब हम ये सेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको अगर वहां पर बीएनएस से रिलेटेड 10 सवाल आने हैं प्री में, तो आप 1 से 2 सिर्फ चैप्टर 1 से, अध्याय 1 से आप समझेंगे कि आपको आएंगे। और यहां पर जो अभी आपका यूपीएपीओ एग्जाम होने वाला है, पूरे बीएनएस से कितने सवाल आ रहे हैं, लगभग 25 के करीब आ रहे हैं। तो मानिएगा 3 से 4 सवाल आपको पहले से दूसरे, 3 सवाल तो मेरे हिसाब से मिलने ही चाहिए पहले चैप्टर से, पहले अध्याय से।
और जो आपका दूसरा चैप्टर है पनिशमेंट वाला, उसके अंदर कम्युनिटी सर्विस नई पनिशमेंट जोड़ी गई है, तो ये सवाल बहुत पॉसिबल हो जाता है कि ये पूछा जाएगा कि कौन सी नई सजा जोड़ी गई है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, ठीक है, और किन अपराधों में दी जा सकती है, उससे रिलेट कोई हो सकता है। काइंड ऑफ पनिशमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। जो एकांत कारावास वाले नियम हैं वो हमेशा से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं। किसी भी राज्य का आप न्यायिक सेवा का या एपीओ का एग्जाम दे रहे हो तो वहां आते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट के, तो वो आपका पोर्शन आपको ध्यान रखना है कि क्या लिमिट्स हैं, क्या सीमाएं हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किन सर्कमस्टांसिस के अंदर सजा को कम कर सकती है, तो वो ध्यान रखिएगा। जो सेकंड चैप्टर है वहां से आपका एक सवाल मतलब आ सकता है। अब बात करते हैं हम सामान्य अपवाद और निजी प्रतिरक्षा के बारे में। जो ये अध्याय है, ये अध्याय धारा 14 से लेकर 44 तक फैला हुआ है और आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, प्री पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये मान के चलिएगा यहां से भी आपको 3 से 4 सवाल मिल सकते हैं, 2 से 3 के करीब यहां से भी सवाल मिल सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस से तो आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी पता है, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस से तो, निजी प्रतिरक्षा से तो आएगा। बाकी के जो अपवाद हैं, जनरल एक्सेप्शंस हैं, सामान्य अपवाद हैं, वहां से भी आपको 1 या 2 सवाल मिल सकते हैं। प्री की मैं बता रहा हूं तो आपको 3, और जब मैं बता रहा हूं तो सिर्फ सेक्शन बेस नहीं, सेक्शन नंबर पे भी सवाल पूछा जा सकता है, सेक्शन के अंदर क्या है और उससे रिलेटेड कोई केस लॉ जो है वहां से भी आपका सवाल आ सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सामान्य अपवाद और निजी प्रतिरक्षा। सामान्य अपवाद की बात करें तो आपका 14 से 33 तक दिए गए, हालांकि निजी प्रतिरक्षा भी उसी का ही हिस्सा है, मगर निजी प्रतिरक्षा के लिए आपको ध्यान रखना है धारा 34 से लेकर 44 तक। टोटल 11 सेक्शंस निजी प्रतिरक्षा के लिए दिए गए हैं और बाकी के जितने भी सामान्य अपवाद हैं उसके अंदर 14 से लेकर 33 तक हैं। चाहे उसके अंदर आपकी कोई भी अपवाद हो, चाहे वो गलती हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, तथ्य की गलती हो, चाहे आपका बालक का कार्य वाला जो अपवाद है वो हो, एक्ट डन बाय चाइल्ड लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम उम्र के बच्चे वाला कार्य, या फिर 7 से 12 साल के बीच के बच्चे का कार्य, या फिर 12 साल से ऊपर के बच्चे का कार्य, वो क्या होगा, ठीक है। जो एक्सेप्शन है वो तो 0 से 7 पे लगता है और 7 से 12 के बीच में, 7 से 12 के बीच में मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए, तब वो लायबल होगा। अगर उसकी समझ अच्छी नहीं है तब वो एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, अपवाद के अंदर आ जाएगा और ऐसा बच्चा लायबल नहीं होगा अपराध के लिए। विकृत चित्त, अनसाउंड माइंड जब जिसे हम कहते हैं, दुर्घटना, एक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं, सहमति, कंसेंट, हार्म सफर्ड बाय कंसेंट इज नो ऑफेंस। जो कंसेंट का यानी कि सहमति का जो अपवाद है वो भी इसी चैप्टर के अंदर है। नशा, इंटॉक्सिकेशन वाला, भगवान का कार्य मानी के एक्ट ऑफ गॉड, वो सभी कुछ इसके तहत आता है। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपके सामान्य अपवाद हैं और ये चैप्टर 3 के अंदर हैं। सेक्शन 14 से लेकर 44, 14 से लेकर 44 के तहत है और आपके जो एग्जाम में यहां से सवाल मिलेंगे। सेक्शन, सीधा सेक्शन नंबर पूछ सकते हैं, ठीक है, और अंदर का भी पूछ सकते हैं कि कौन से अपवाद के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या कंडीशन होगी, कोई केस लॉ भी हो सकता है। तो यहां से भी आप 3 से 4 सवाल सोच सकते हैं कि आपके एग्जाम में आएंगे। आगे चलिएगा। और ये जो जनरल एक्सेप्शन वाला हिस्सा है ये सिर्फ आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको भी पता है, प्री में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अध्याय 4 की, जो दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न के बारे में बात करता है, यानी कि अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। ये है आपका चैप्टर नंबर 4 और इसके अंदर जो धाराएं हैं वो 45 से लेकर 62 तक आती है। धाराएं जो हैं वो 45 से लेकर 62 तक आती हैं। और जो दुष्प्रेरण की बात करें तो दुष्प्रेरण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दुष्प्रेरण के जो धाराएं हैं वो 45 से लेकर 60 के बीच में हैं और इसमें जो सेक्शन पूछा जा सकता है कि अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, यानी कि एक चीज का दुष्प्रेरण का मतलब क्या होगा, कैसे हो सकता है। 3 कंडीशन आपको बताई हुई है। अबेटर का मतलब क्या होता है, अबेटर कब लायबल होगा, ये सारी चीज, और अबेटर को कितनी सजा मिल सकती है और अबेटमेंट करने के लिए कितनी सजा हो सकती है, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। धारा पूछी जा सकती है कि कहां पर क्या बताया गया है, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग कहां दिया हुआ है,
ठीक है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग के अंदर यानी दुष्प्रेरण किस किस प्रकार से होता है, वो तीनों कंडीशन आपको बतानी है। ठीक है, अबेटर कहाँ पर डिफाइन है, जो दुष्प्रेरण करने वाला होता है, दुष्प्रेरक जो होता है वो कहाँ पर डिफाइंड है, ये सारी चीजें आपसे सवाल में पूछी जा सकती है। सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है, सेक्शन के अंदर का पूछा जा सकता है, कोई केस लॉ हो वो पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। आपराधिक षड्यंत्र पुराने वाला जो हमारा क्रिमिनल कोड था उसके अंदर 2 धाराओं के अंदर दिया हुआ था। आपको वो पुरानी धाराएं अभी याद रखनी नहीं है, भूल जाइए, तो इसलिए मैं आपको याद भी नहीं करवा रहा हूं। 2 धाराओं को एक धारा में जोड़ दिया है। यहां पर देखिएगा, आपराधिक षड्यंत्र सिर्फ एक धारा के अंदर दे दी गई है। इसी धारा के अंदर डिफाइन किया गया है, परिभाषा दी गई है, उसके एसेंशियल्स बताए गए हैं और उसके साथ साथ क्या सजा होगी आपराधिक षड्यंत्र के लिए वो भी इसी प्रावधान के तहत बताया गया है। और इसके साथ साथ अध्याय 4 के अंदर आपका प्रयत्न बताया गया है, अटेम्प्ट बताया गया है किसी भी अपराध को करने के लिए, और उसके लिए धारा 62 है। ठीक है, प्रयत्न जो है, जो अटेम्प्ट है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और ये जनरल अटेम्प्ट है। मतलब कुछ अपराधों के तो अटेम्प्ट आप जब उनकी मेन ऑफेंसेस पढ़ेंगे, मेन अपराध पढ़ेंगे, उसके ऊपर जो मेन धारा है तब पढ़ेंगे, तब वहां पर दिया होता है। मगर जो बाकी के जो अपराध हैं जिनका अटेम्प्ट अलग से नहीं डिफाइन है, परिभाषित नहीं किया गया है मेन धाराओं के तहत, तो उनके ऊपर ये धारा 62 लगेगी, आप ये ध्यान रखिएगा। यहां से भी आपका अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी से और आपका दुष्प्रेरण से एक सवाल बन सकता है। ठीक है, और मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब बात करते हैं अध्याय 5, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसा चैप्टर है जहां से सवाल आए बिना रह नहीं सकता और यहां से 2 से 3 सवाल, 2 सवाल आपके बन सकते हैं। अगर अभी जैसे यूपी का एपीओ का होने वाला है, 25 सवाल आने हैं टोटल भारतीय न्याय संहिता से, 2 सवाल तो आप मान के चलिएगा आपको इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अध्याय 5 की बात करें तो 2 से 3 भी मिल सकते हैं। महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध है आपका अध्याय 5, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। निर्भया केस के बाद हमेशा आपका कोई भी एग्जाम हो वो पूछा जाता है, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की वजह से पूछा जाता है। और उसके साथ साथ जो नए अपराध जोड़े गए हैं, जो सजा बढ़ाई गई है, वो उसकी वजह से भी आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो धाराएं हैं वो धारा 63 से लेकर 99 के तहत है। धारा 63 से लेकर 99 के तहत है। इसके अंदर जो अपराध हैं वो बलात्कार जैसा अपराध, यौन उत्पीड़न, दहेज, मृत्यु, डाउरी डेथ जिसको, और उसके बाद क्रूएलिटी, क्रूरता का अपराध, नाबालिगों से बिक्री, अपहरण, मानव तस्करी, ये इस तरीके के अपराध यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलात्कार के अंदर आपका सामूहिक बलात्कार, ठीक है, और बच्चों से किया गया अगर बलात्कार है कि 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, बच्ची है, 12 से 16 साल के बीच में है, तो उसमें क्या बढ़ी हुई सजा होगी वो आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली यहाँ पर सजा का भी आपको ध्यान रखना है। सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न क्या है, ठीक है, वोयरिज्म क्या है, स्टॉकिंग क्या है, किसी का पीछा क्या करना है, पीछा करना है, वो वाला अपराध है। तो वहां से भी सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, आप बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है। अब उसके बाद आता है आपका अध्याय 6, जो मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध हैं वो है। इसके अंदर जो है वो धारा 100 से लेकर मेनली 146 तक है, जिसके अंदर धारा 100 जो है वो सदोष मानव वध की बात करता है और 103 हत्या के बारे में बात करता है। आप ध्यान दीजिएगा कि अब आपका वो जो 302, 299, 300 अब आपको याद नहीं रखने, अब नई धाराएं याद रखनी है। ये बात आप बिल्कुल क्लियर करिएगा। धारा 100 सदोष मानव वध के बारे में बात करता है, धारा 103 हत्या के बारे में बात करता है, 105 हत्या का दंड प्रोवाइड करता है, 106 लापरवाही से मृत्यु हिट एंड रन के केस में बात करता है, चोट और गंभीर चोट, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट का जो अपराध है वो इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, अध्याय के अंदर दिया हुआ है। गलत अवरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाले जो अपराध हैं वो भी इसी अध्याय के अंदर दिए गए हैं। अपहरण से लेकर और बलपूर्वक श्रम, फोर्स्ड लेबर जैसे अपराध यहां पर दिए गए हैं। और यहां से आपको जो पेपर में जनरली मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध है, यहां से आप मान के चलिएगा आपको अगर 25 नंबर आ रहे हैं तो 4 से 5 सवाल आपको यहां से मिल सकते हैं आराम से, बिल्कुल
और मेंस में भी ये टॉपिक, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है और आपको इंटरव्यू में भी यहां से सवाल पूछे जाते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगले अध्याय की बात करते हैं, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। ये भी मतलब इसी हम चैप्टर 6 के अंदर ये कुछ और हैं, जैसे संगठित अपराध इसके अंदर जोड़ दी गई है, धारा 111 है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये नया अपराध जोड़ा गया है पहली बार भारतीय न्याय संहिता के अंदर और भारत के क्रिमिनल कानून के अंदर। तो इसलिए आपके जितने भी एग्जाम होंगे, जुडिशरी हो, एपीओ हो, लॉ स्कूल हो, कहीं का भी आप एग्जाम दे रहे हो, जो भी नए अपराध जुड़े हैं वो हमेशा आपके लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहली बार जुड़ा है तो मान लीजिए आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में, आप ये बात ध्यान रखिएगा या इंटरव्यू में पूछा जाए। संगठित अपराध 111 के बारे में बात करता है, 112 छोटे संगठित अपराध के बारे में बात करता है और धारा 113 आतंकवादी कृत्य के बारे में बात करता है। आपका एग्जाम अभी पहलगाम अटैक के बाद हो रहा है, तो और ये जो क्या कहते हैं कि आतंकवादी कृत्य है, ये पहली बार हमारे आपराधिक कानून के अंदर, मतलब जो जनरल पीनल कोड है उसके अंदर लाया गया। हालांकि हमारे पास पहले से यूएपीए एक्ट भी था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट भी था, बट टेररिस्ट एक्ट आईपीसी के अंदर डिफाइन नहीं था। और ये जो आईपीसी को रिप्लेस करके हम भारतीय न्याय संहिता लेके आए हैं, इसमें पहली बार आपराधिक कृत्य को डिफाइन किया है। तो आप मान लीजिए आपके पेपर के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के लिए नई धाराएं जोड़ी गई हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी के संगठित अपराध। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अध्याय 7 की, जो राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बात करता है। इसके अंदर जो धाराएं हैं मेनली वो धारा 147 से लेकर 156 के बीच में है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको पता भी होगा कि पहले एक सिडिशन का अपराध था आईपीसी के अंदर। सिडिशन वाले अपराध को, राजद्रोह के अपराध को बदल दिया गया है, नाम बिल्कुल हटा दिया गया है, मगर उसी से मिलता जुलता एक अपराध जोड़ा है धारा 152 के तहत। नया अपराध जो है संप्रभुता, एकता और अखंडता को हैम्पर करने वाला जो अपराध है वो जोड़ा गया है, एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हालांकि ये सिडिशन नहीं है, सिडिशन वर्ड यूज नहीं किया है, राजद्रोह यूज नहीं किया है, सिडिशन को रिप्लेस करके ये लाया गया है जब जो भी कोई ऐसा कृत्य होगा जो भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता को हानि पहुंचाने वाला होगा, वो उसको अपराध बनाया गया है इस कानून के तहत, धारा 152 के तहत। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे जो और अपराध आते हैं इस चैप्टर के अंदर वो हैं धारा 147 जो युद्ध छेड़ना के बारे में बात करता है, 148 युद्ध छेड़ने के षड्यंत्र के बारे में बात करता है, 149 जो शस्त्र इकट्ठे करने के बारे में बात करता है, और जो धारा 152 है संप्रभुता को खतरा, एक्ट एंडेंजरिंग एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, जो मतलब भारत की संप्रभुता, अखंडता और संप्रभुता, एकता और अखंडता को हानि पहुंचाने वाली एक्ट होंगे, जो कृत्य होंगे, उनको यहां पर अपराध के रूप में परिभाषित किया है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये धारा 152 ही होने वाली है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर के अंदर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 152 को काफी अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करते हैं अध्याय 9 की, जो चुनावों से संबंधित अपराध के बारे में बात करता है। ये जो अध्याय है ये भी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत कम इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर के अंदर भी आपको एक धारा का ध्यान रखना है, धारा 172, जो बात करता है प्रतिरूपण, चुनावों के दौरान प्रतिरूपण। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, पर्सोनेशन एट इलेक्शन, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो ये अध्याय है, वैसे सेक्शंस कम हैं इसके अंदर, अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं 169 से लेकर 177। वैसे भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि सिलेबस की या कोई भी लिमिट नहीं होती, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि चांसेस 172 के ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की धाराओं से सवाल नहीं आ सकते, पूछ सकता है। तो आप सिर्फ बेयर एक्ट से भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, मतलब मेंस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पूरे चैप्टर को। हाँ, जहां तक 172 की बात है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता इंटरव्यू में पूछ ले, इलेक्शंस का माहौल है, चुनावों का माहौल है। इसके अंदर जो है चुनावों के दौरान रिश्वतखोरी का अपराध, अनुचित प्रभाव का
अपराध, चुनावों में प्रतिरूपण धारा 172 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। झूठे बयान, अवैध भुगतान, चुनाव लेखा न रखना, अकाउंट मेंटेन नहीं करना, तो उस जैसे अपराध यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हैं, चैप्टर 9 के अंदर है, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका धारा 172। अब बात करते हैं अध्याय 11 जो है लोक शांति के विरुद्ध अपराध, बहुत इंपॉर्टेंट है। 189 से 197 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 से 2 सवाल आपको यहां पर मिलने ही मिलने हैं प्रीलिम्स के अंदर, 2 सवाल तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। इसके अंदर है कौन से? अनलॉफुल असेंबली वाला, एफ्रे वाला, राइटिंग वाला, कॉमन ऑब्जेक्ट वाला, वो सारे हैं। धारा 189 जो है गैर कानूनी जमाव के बारे में बात करती है, 5 से ज्यादा लोगों की गैर कानूनी जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। आपको ही पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दंगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। धारा 190 जो है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करता है। अगर कोई एक्ट करने में सभी का सामान्य उद्देश्य होगा तो सभी लायबल होंगे उस कृत्य के लिए। ये जो सिद्धांत है ये 190 के अंदर दिया हुआ है। और आपको पता है कि इसको कॉमन इंटेंशन को यानी कॉमन ऑब्जेक्ट को यानी कि सामान्य उद्देश्य को कॉमन इंटेंशन के सिद्धांत के साथ कंपेयर करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कॉमन इंटेंशन कहां चला गया है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, धारा 3 की उपधारा 5 के अंदर चला गया है, ठीक है, जो पहले 34 में हुआ करता है आईपीसी में। धारा 191 जो है वो दंगा के बारे में बात करता है। धारा 194 सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई के बारे में बात करता है, एफ्रे के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कौन सी धाराओं के, जहां पर गैर कानूनी जमाव है, जहां पर सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया है, जहां पर दंगा की परिभाषा कहां दी गई है, और सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करने वाला क्या प्रावधान है। इन सेक्शन नंबर को आप भूलिएगा मत, ये आपके सेक्शन नंबर आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए। और इन धाराओं के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और इनके ऊपर जो लैंडमार्क केसेस हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है अध्याय लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर धाराएं जो हैं वो आपकी 198 से लेकर 205 के बीच में आती हैं। और इसके अंदर क्या क्या अपराध इंक्लूड हैं? डिसोबेइंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉ, कानून की अवज्ञा। अब आपको ये पता है कि किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, संज्ञेय अपराध के अंदर पुलिस वाले की ये ड्यूटी है कि भाई वो एफआईआर रजिस्टर करेगा। अगर वो संज्ञेय अपराध होने के बाद एफआईआर रजिस्टर नहीं करता तो मतलब वो कानून की अवज्ञा कर रहा है, तो उस पब्लिक सर्वेंट को, लोक सेवक को यहां पर सजा दी जा सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पीड़ित का उपचार न करना, ये भी अपराध किया गया है सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले के अंदर। गलत दस्तावेज बनाना, जो जाली दस्तावेज बनाए वो भी है। अवैध व्यापार, इलीगल ट्रेड, संपत्ति के लिए बोली, लोक सेवक का प्रतिरूपण, पर्सोनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इस तरीके के यहां पर अपराध दिए गए हैं। प्रतीक चिन्ह पहनना, ठीक है, धारा 198 से लेकर 205 के रूप में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये बोलूंगा कि ये मिड प्रायोरिटी वाला है, यहां से आपका सवाल एक मिलेगा तो मिल जाएगा, मगर जो ज्यादा चांसेस हैं वो एक तो पीड़ित का उपचार न करना और कानून की अवज्ञा, डिसोबेइंग द डायरेक्शन अंडर द लॉ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 13 जो है लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना, ये धारा 206 से लेकर 225 के बीच में है। जो लोक सेवक जब अपना काम कर रहे होते हैं तो जो वो कोई दिशा निर्देश दें या उनके अधिकार को हम नहीं मानते हैं तो वो अपराध होगा। ये भी कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या है? समन की अवज्ञा, पुलिस वाले ने आपको समन इशू करके बुलाया है मगर आप नहीं जा रहे हैं तो ये अपराध होगा। उपस्थित ना होना, दस्तावेज ना देना, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए आप वो नहीं देते, जानकारी देने में विफलता। अब एसआईआर चल रहा है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, आप नहीं देते हैं तो आप यहां पर लायबल हो सकते हैं। झूठी जानकारी, गलत जानकारी देने पर, शपथ से इनकार, आपसे बोला जाए ओथ एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर आपकी होनी हो, आप शपथ लेने से इनकार कर दें। लोक सेवकों को उनका काम करने में रोकना, धमकी देना, ये इस तरीके के अपराध यहां पर दिए गए हैं और ये यहां से एक सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है।
आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा जोड़ी गई है, धारा 226, जो कहती है कि अगर कोई सरकारी अफसर अपनी वैध शक्ति उपयोग कर रहा है तो आप उसको उसकी वैध शक्ति, अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकारी अफसर अपनी वैध शक्ति उपयोग कर रहा है, अपने सरकारी अधिकार, अपने अधिकार जो कानून संगत अधिकार हैं उनको एक्सरसाइज कर रहा है, और कोई व्यक्ति ऐसे सरकारी अफसर को अपनी वैध शक्ति के उपयोग ना करने पर बाध्य कर दे, किस लिए, या फिर ये कह दे कि आप ये काम मत करो, अगर आपने काम किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, धमकी दे ताकि सरकारी अधिकारी अपना सरकारी काम ना कर पाए, मतलब उसके काम में अड़ंगा डालना, उसको आत्महत्या, अगर तुमने ये काम किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये बात कहकर, तो ये अपराध होगा और 226 के अंदर जोड़ा गया है। हालांकि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो जनरल प्रोविजन था उसको हटा दिया गया, आत्महत्या का प्रयास, मगर यहां पर एक स्थिति है जिसके तहत इसको जोड़ा गया है कि अगर आत्महत्या का प्रयास या उसकी धमकी दे रहे हो ताकि सरकारी अफसर अपना काम ना कर पाए तो वो अपराध होगा। इसलिए ये जो धारा है आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है वो हटा दिया गया है। अब बात करते हैं अध्याय 14 की, जो झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के बारे में बात करता है, फॉल्स एविडेंस वगैरह के बारे में बात करता है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे आपके प्री एग्जाम में। स्पेसिफिकली ये जो चैप्टर है अभियोजकों के लिए, जो भी सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको यहां पर इस चैप्टर का तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। धाराएं इसके अंदर 227 से लेकर 269 तक आती हैं, धारा 227 से लेकर 269 तक आती हैं, और इसके अंदर कौन कौन से अपराध हैं? इसके अंदर अपराध हैं झूठे साक्ष्य देना, झूठे साक्ष्य बनाना, साक्ष्य गायब करना, अपराधियों को बचाना, दस्तावेज नष्ट करना और न्यायालय में झूठे दावे करना। इस तरीके के अपराध इसके अंदर शामिल हैं धारा 227 से 269 के बीच में। अब बात करते हैं धारा 15 जो लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा और शिष्टता और नैतिकता के बारे में बात करता है। इसके अंदर जो धाराएं हैं 270 से लेकर 297 के बीच में है। कोविड के बाद इस चैप्टर का रेलेवेंस काफी बढ़ जाता है, सामाजिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि, और आपको याद होगा कि कोविड के समय में पब्लिक में जाने से मना किया जाता था, जिसको कोविड हो जाता था उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था ताकि और लोगों को ना फैले। जो ये प्रावधान है वो इस चैप्टर के अंदर आते हैं, और अगर कोई बाहर निकलता था तो उसको सजा के प्रावधान भी थे, वो कानून यहीं पर दिया गया है। इसलिए ये चैप्टर हो सकता है कि आपके इस चैप्टर से एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में बन जाए प्रीलिम्स में। संक्रामक रोग फैलाना, किसी को अगर कॉन्टेजियस डिसीज हुआ है, संक्रामक रोग हो रखा है और वो जानबूझकर लोगों को फैला रहा है या कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे और लोगों को फैल सकता है, तो वो यहां पर दोषी ठहराया जा सकता है। जल आपूर्ति को दूषित करना, जो पानी है उसको खराब करना, खाने में मिलावट करना, सार्वजनिक वायु को दूषित करना, इस तरीके के अपराध यहां पर दिए गए। क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करना। अच्छा, अश्लील सामग्री को लेकर यहां पर प्रावधान दिए गए हैं, ऑब्सिनिटी को लेकर, ऑब्सीन मटेरियल को लेकर यहां पर जो है अपराध दिए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे चैप्टर का, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। ऑब्सीन कंटेंट, ऑब्सीन मटेरियल, और ऑनलाइन के दौर में जब आपका कुछ भी वायरल हो जाता है, आपने ऑनलाइन इंडिया गॉट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी देखी है ना, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ये अश्लील सामग्री वाला जो हिस्सा है, अपराध है, 2-3 प्रोविजन है, ये आपके प्री के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, बट बाकी के जो ये संक्रामक रोग फैलाना हो गया, जल आपूर्ति को दूषित करना, खाद्य में मिलावट करना, या फिर क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करना, सार्वजनिक वायु को दूषित करना, ये आपके प्री के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। और जो अश्लील सामग्री वाला है यहाँ पे तो कुछ टेस्ट भी दिए हुए हैं, जैसे आपका हिकलिन टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, और एक और है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, वो क्या होता है उसके बारे में जब हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे, मेंस के लिए आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, क्या होते हैं ये। अब बात करते हैं अध्याय 16, धर्म से संबंधित अपराध। आज के समय में कम्युनल चीजें बहुत हो रही हैं, तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक सवाल यहां से बन सकता है। इसके अंदर कैसे कैसे अपराध शामिल हैं, ये दो धाराएं हैं। ये धारा 270 से लेकर 298 से लेकर 302 के बीच में इसमें धाराएं हैं। और इसके अंदर जो अपराध हैं वो है पूजा स्थल को क्षति। अब यहां पर पूजा स्थल है तो इसका मतलब सिर्फ मंदिर नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, कुछ भी हो जहां पर भगवान की इबादत की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, वो सब स्थान यहां पर इंक्लूड होंगे। अगर किसी ऐसे स्थान को कोई क्षति पहुंचाता है तो वो यहां पर अपराध होता है। धारा 298 से 302 के तहत इसमें आता है। और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी अपराध यहां पर है। और धार्मिक सभाओं में बाधा डालना, कोई असेंबली हो रही है, कोई रिलीजियस असेंबली हो रही है, जैसे नमाज अदा कर रहे हैं लोग बैठ के, या फिर भगवान का कीर्तन चल रहा है, जागरण चल रहा है, तो उसमें अगर कोई आपराधिक रूप से दखल दे रहा है, उसको भंग कर रहा है, तो वो भी एक कानूनन अपराध है और उसके लिए सजा के प्रावधान यहां पर दिए हुए हैं। दफन स्थलों में जो क्रीमेटोरियम है या फिर जहां पर बॉडी दबाई जाती है, मृत शरीर दबाए जाते हैं, ठीक है, वहां पर अतिचार करना, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्द बोलना, वो सभी चीजें यहां पर अपराध जो है वो यहां पर दिए गए हैं। ये अध्याय 16 है और धारा 298 से 302 के तहत है। यहां से एक सवाल आपका प्रीमियम पूछा जा सकता है, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय की तरफ चल रहे हैं। अध्याय 17 जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध के बारे में बात करता है। इसमें धाराएं जो हैं 303 से लेकर 334 हैं और ये अपने आप में एक पावरहाउस अध्याय है। इसके अंदर चोरी, डकैती, ये सारे अपराध आते हैं, बहुत सारे अपराध आते हैं आपके, और ये आपके प्री मेंस इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं प्री पर्सपेक्टिव से, ठीक है, सेक्शन बेस भी, सेक्शन नंबर के हिसाब से भी, सेक्शन के अंदर क्या लिखा है उसके हिसाब से भी, उस कंसेप्ट का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, इलस्ट्रेशन के बेस पर आपको सवाल मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके केस लॉ पर भी आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल मिल सकते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे धारा 303 है, उसके अंदर चोरी के बारे में बताया गया। 304 के अंदर स्नैचिंग, जो चेन स्नैचिंग वाली वारदात है, अब ये स्नैचिंग का जो अपराध है पहली बार जोड़ा गया है, तो आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप ये बात ध्यान रखना। स्नैचिंग जो है, चेन स्नैचिंग हो, मोबाइल स्नैचिंग हो, कुछ भी हो, झपट्टा मार के ले लेना, पहली बार अपराध के रूप में जोड़ा गया है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। घर में चोरी, थेफ्ट इन द ड्वेलिंग हाउस, वाहन में चोरी, ठीक है, तो आपके इस तरीके का अपराध है। डकैती, धारा 308 जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन, धारा 309 से 313 डकैती और डकैती विद मर्डर, हत्या के साथ। इस तरीके के जो ये अपराध हैं आपको ये ध्यान में रखने हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी हैं अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, इसके अंदर आपके बेईमान दुर्विनियोग है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, ये है, फोर्जरी है, चीटिंग है, आपराधिक विश्वासघात है, चोरी की गई संपत्ति को रखना है, छुपा के रखना, किसी और को दे देना है, धोखाधड़ी है, चीटिंग है, प्रतिरूपण है, परसोरेशन है। इस तरीके के अपराध भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। और साथ में शरारत है, आपराधिक अतिचार है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेसपास कहते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं, आपराधिक अतिचार वो है। घर में अतिचार है, ट्रेसपास इन द हाउस है, ठीक है, घर में सेंध मारना, लर्किंग इन द हाउस, ब्रेकिंग इन द हाउस, वो जो अपराध है वो इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 17 है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सवाल मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे यूपी जैसे, एपीओ जैसे एग्जाम में, जहां पर 25 सवाल आ रहे हैं आपके, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्य अवधारणाएं क्या है, इलस्ट्रेशन बेस आपका सवाल आ सकता है, सेक्शन नंबर पे आ सकता है, केस लॉ पे आ सकता है, प्रोविजन के अंदर क्या लिखा हुआ है उस पे आ सकता है। अगला चैप्टर है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध, धारा 335 से लेकर 350 के बीच में है। धारा चैप्टर 18 है, ये अध्याय 18 है। झूठा दस्तावेज बनाना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठा
दस्तावेज बनाना झूठा, एविडेंस देना झूठा, डॉक्यूमेंट बनाना, जालसाजी करना, न्यायालय अभिलेखों की जालसाजी, मूल्यवान प्रतिभूतियों की जालसाजी, वसीयत की जालसाजी, मुहरों की जालसाजी, लेखाओं का मिथ्याकरण, संपत्ति चिन्ह के साथ छेड़छाड़, ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क के साथ छेड़छाड़, इस तरीके के अपराध यहां पर दिए गए हैं। ये अपने आप में कम इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो गिविंग, जो ये आपके झूठा दस्तावेज बनाना है, जालसाजी है, न्यायालय के साथ न्यायालय अभिलेखों की जो जालसाजी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीजें आपकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला अध्याय है 19, जो आपराधिक धमकी, अपमान, उत्पीड़न, मानहानि आदि धाराओं को इंक्लूड करता है। और इसके अंदर जो धाराएं हैं 351 से लेकर 357 के बीच में है। यहां से भी आपको जनरली एक सवाल देखने को मिल जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपराधिक धमकी यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे अपराध है, शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान है, लोक उपद्रव के लिए वक्तव्य है, मानहानि है धारा 356 के तहत, डिफेमेशन है, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक स्थान पर नशे में दुर्व्यवहार, कि भाई शराब पी के या नशा करके सार्वजनिक स्थल पर क्या कहते हैं हल्ला गुल्ला करना, वो अपराध दिया गया। इसमें कम्युनिटी सर्विस जोड़ी गई है पनिशमेंट। असहाय व्यक्ति की देखभाल में विफलता, जो असहाय व्यक्ति है उसकी देखभाल में विफलता और कर रहा है तो वो भी एक अपराध होगा। इस तरीके के अपराध यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जोड़े गए हैं। चैप्टर 19 के अंदर धारा 351 से 357, यहाँ से भी जनरली आपके पेपर में एक सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिफेमेशन है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान है, लोक उपद्रव के लिए व्यक्तित्व है, और सार्वजनिक स्थान पर नशे में दुर्व्यवहार और असहाय व्यक्ति की देखभाल में विफलता। ये तरीके, ये जो अपराध है, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगला जो अध्याय है उसमें एक ही सेक्शन है, धारा 358, जो निरसन और सेविंग के बारे में बात करता है। कि मतलब पहली बात तो ये बताता है, अब आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई सभी ये कह रहे हैं कि भाई आईपीसी को रिपील कर दिया है, तो पूछेंगे बताओ कहां लिखा है। तो जनरल जो स्टूडेंट है वो ये कह देगा कि अब सरकार नया कानून लाई तो इसका मतलब आईपीसी रिप्लेस हो गया ना, आईपीसी प्रतिस्थापित हो गया। नहीं, धारा 358 के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो कानून है ये भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित करेगा। और इसके साथ साथ ये भी बताता है कि जो पुराने मुकदमे हैं, जो पुराने लॉ के हिसाब से चल रहे थे, वो उसी के हिसाब से चलेंगे, मतलब इंडियन पिनल कोड के हिसाब से चलेंगे। ये जब से कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसके बाद से नए अपराधों पर ये कानून लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ये जनरली आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप इससे अभी तक क्या समझ गए, पूरी संरचना समझ गए हैं भारतीय न्याय संहिता की। अब आपको पता चल गया है कि अध्याय 1 है, फिर प्रारंभिक, इसके अंदर ये पूरी आपकी स्ट्रक्चर है भारतीय न्याय संहिता की, कैसे फ्लो कर रही है। प्रारंभिक चैप्टर है, फिर दंड है, फिर अपवाद है, ठीक है, फिर महिला और बच्चे हैं, फिर मानव शरीर के अगेंस्ट अपराध है, संपत्ति के अगेंस्ट अपराध है, न्यायालय प्रणाली है, निरसन है। इस तरीके से, मतलब इसके अंदर तो पूरे चैप्टर नहीं लिखे हो, मगर हमने आपको पूरी स्ट्रक्चर संरचना बता दी है, तो इससे आपको पता चल गया है कि कौन सा प्रोविजन कहां पर मिलने वाला है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आपको जब भी आप बीएनएस की तैयारी करें, तो जब आईपीसी से बीएनएस रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा केंद्र में है, अटेंशन में है। जो भी चीज ऐसी है जो अटेंशन में है, जो बड़ा बदलाव हुआ है, वो आपके पेपर के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे आईपीसी से जब हम बीएनएस में आते हैं, तो देखिएगा एक बार, अवधारणाएं जो हैं वो बिल्कुल समान है, वही है जो आईपीसी के अंदर थी, सेम है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नई धाराएं संख्याएं आ गई हैं, जो संख्या हैं, सेक्शन नंबर हैं, वो बदल गए हैं। अब मर्डर एज ए कंसेप्ट तो वही है ना, आपराधिक षड्यंत्र कंसेप्ट तो वही है ना, तो उसके पुराने वाले केस लॉ भी वही आएंगे और उसकी जो समझ है वो भी वही आएगी। ज्यादा सेक्शन नंबर बदल गया, थोड़ा बहुत कुछ और चेंज हो गया, मगर मेन अवधारणा तो बिल्कुल वही है। तो मतलब पुरानी नॉलेज आपके काम आने वाली है और कुछ आधुनिक शब्दावली इसके अंदर जोड़ी गई है। तो इसका मतलब यह है कि आज तक आपने जो आईपीसी के अंदर पढ़ा वो क्या खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। आपकी पूरी नॉलेज वो काम आने वाली है आपके एग्जाम के अंदर, कॉन्सेप्ट को लिखने में, पुराने केस लॉ आपके काम आएंगे, किसी भी अवधारणा को समझने में।
मगर आपको जो नई चीजें जोड़ी गई हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर देना है सेक्शन नंबर पर, और उसके साथ अगर कोई नया प्रावधान जोड़ा गया है तो उस पर ध्यान देना है। अब देखिए, ये जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो परिवर्तनों के बारे में बात करें। पहला परिवर्तन जो सबसे बड़ा है, आईपीसी से बीएनएस के अंदर जो राजद्रोह का अपराध था, सेडिशन का अपराध था, वो हटा दिया गया है और उसकी जगह नया अपराध जोड़ा गया है। उससे मिलता जुलता ही है। अध्याय 7 के अंदर धारा 152, संप्रभुता को खतरा, संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले अधिकार संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्य, एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सेडिशन को हटा दिया गया मगर उससे मिलता जुलता नया अपराध जोड़ा गया है। तो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट होता है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। अब दूसरा है संगठित अपराध और आतंकवाद। संगठित अपराध और जो आतंकवाद कृत्य है उसको यहां पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। धारा 111 के अंदर संगठित अपराध की परिभाषा दी गई है और क्या होता है ये बताया गया है। धारा 112 में छोटे संगठित अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 113 में अपराधी जो आतंकवादी कृत्य है वो बताया गया है। ये जो चेंजेस हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल क्रीम होते हैं, आएंगे ही आएंगे। लिख लीजिए यहां से सवाल कुछ ना कुछ। आधुनिक भारत की जरूरतों के हिसाब से है, गिरोह, आपराधिक अपराध, साइबर धोखाधड़ी, आतंकवादी वगैरह से डील करने के लिए ये प्रावधान है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा चेंज, सामुदायिक सेवा को पहली बार सजा के रूप में कानून के अंदर लाया गया है। सामुदायिक सेवा को पहली बार कानून के रूप में सजा के रूप में कानून के अंदर लाया गया है। अध्याय 2 के अंदर है ये। पहले क्या होते थे, या तो डेथ पेनल्टी हो गई, मृत्युदंड हो गया, या जेल हो गई, या जुर्माना हो गया, या प्रॉपर्टी की कुर्की हो गई, संपत्ति की जब्ती हो गई। मगर अब जो नया जुड़ गया है वो सामुदायिक सेवा भी शामिल हो गई है। छोटे अपराधों के लिए ये एक तरह का सुधारात्मक उपकरण की तरह यूज हो सकता है और ये फिलोसॉफिकल चेंज भी है हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर। फिलोसॉफिकल चेंज यानी कि दार्शनिक रूप से सुधार भी है, दंडात्मक से सुधारात्मक, जहां पर हम अपराधी को सुधारने का मौका देते हैं, कम पनिशमेंट लगा के हाँ भाई उसको गलती महसूस हो जाए और वो आगे से ऐसी गलती ना करे। ये क्या है, पुनर्क्रमांकन और समूहीकरण। मतलब क्या है कि जो धाराएं हैं उनके सेक्शन नंबर चेंज कर दिए गए हैं, ये बड़ा चेंज है। और समूहीकरण, एक तरीके के अपराधों को एक तरह जोड़ा गया है और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपराध हैं उनको स्टार्टिंग में ले आए, प्रोविजंस को स्टार्टिंग में लेके आ गए। पहले आप देखोगे हत्या बलात्कार वाले जैसे अपराध कहां थे, 300 के बाद थे, 299 से शुरू होते थे, उनको अब शुरू में ले आए हैं। बलात्कार और इस तरीके के अपराध तो 63 से ही शुरू हो जाते हैं और हत्या वगैरह वाले 100 से शुरू होते हैं। तो प्रायोरिटी के बेस पर भी प्रोविजन को लाया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लिंग तटस्थ और बाल केंद्रित सम्पूर्ण प्रारूपण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर को लिंग की परिभाषा के अंदर इंक्लूड किया गया है। पहले क्या होता था, सिर्फ पुरुष और महिला को इंक्लूड किया जाता था। अब नालसा जजमेंट के बाद जब ये कानून बना है तो इसके अंदर जो लिंग की परिभाषा है, जब आप डेफिनेशन वाला हिस्सा करेंगे तब वहां आपको पता चलेगा कि लिंग की परिभाषा के अंदर ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। आधुनिक शब्दावली का यूज किया गया है, लिंग तटस्थ भाषा का यूज किया है, समावेशी प्रारूपण है, महिला और बच्चे और ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम क्या पुराने जो आईपीसी के सवाल हैं उनको बिल्कुल भी ना करें या उनकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, पुराने जो आईपीसी वाले जो सेक्शन नंबर के हिसाब से सवाल है ना, सेक्शन नंबर वाले आप स्किप कर लीजिए, आपके पास कोई भी बुक वगैरह है। मगर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हैं, केस बेस्ड सवाल हैं, वो आपके हमेशा काम आएंगे। जिस भी प्रावधान, जिस भी क्वेश्चन के अंदर पुराने आईपीसी के जो आपके सवाल हैं, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से, जो भी सेक्शन नंबर के हिसाब से, उन सवालों को आप नए सेक्शन नंबर के हिसाब से सॉल्व करें। और कॉन्सेप्ट तो आपको, कॉन्सेप्ट बेस्ड तो आपके सवाल वो हमेशा काम आएंगे ही। ठीक है, अवधारणा पहचाने, धारा नहीं पहचाननी, आपको धारा नई के हिसाब से देखना है। और बीएनएस में आपको अवधारणा खोजनी है, वो धारा खोजनी है और उस हिसाब से उस सवाल को सॉल्व करना है।
आपके ये मेंस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जहां से हमेशा सवाल आते ही आते हैं और प्री में भी यहां से आते हैं। मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, प्राइवेट डिफेंस, निजी प्रतिरक्षा, गैर कानूनी जमाव, चोरी डकैती, धोखाधड़ी, झूठे साक्ष्य। यहां से सवाल आपके प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब ये बात है, अब हम प्रायोरिटी लेवल की बात कर रहे हैं कि किन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जो आपके पेपर में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, वो यहां पर बताए गए हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके अध्याय 5 है, अध्याय 6 है, अध्याय 6 है, उसके बाद अध्याय 17 है, अध्याय 14 है और अध्याय 7 है। और उसके साथ साथ एक चैप्टर 3 भी है, अध्याय 3 भी है जो अपवाद के बारे में है, जनरल एक्सेप्शन वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पेपर के अंदर बहुत सवाल मिलेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। प्री मेंस इंटरव्यू हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि महत्वपूर्ण, लेकिन अब ये सेकंड प्रायोरिटी पर आते हैं। जो यहां पर ये टॉपिक दिए गए हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर प्रायोरिटी लिस्ट में ये सेकंड लेयर पर आते हैं। जो अभी हमने देखे वो फर्स्ट, उनके साथ आप कोई समझौता नहीं कर सकते, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उनमें से सवाल आपको 200% मिलेंगे, 100% भी नहीं, 200%। अब ये वो हिस्सा है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल जनरली आते हैं, मगर इनकी जो प्रायोरिटी लेवल है वो पहले वालों से कम है। सवाल आएंगे यहां से भी जरूर, चाहे वो सामान्य अपवाद को तो खैर मैंने वहीं पहले ले गया। जो दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, प्रयत्न है, लोक शांति है, लोक सेवक है, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुधार, ये सेकंड लेयर की प्रायोरिटी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बाकी हैं जिनकी लो प्रायोरिटी, मतलब चांसेस हैं कि यहां से आपको जनरली पेपर में सवाल नहीं मिलेंगे, मगर प्री में कुछ भी नहीं बताओ, कोई सवाल पूछ लिया जाए तो। जैसे नौसेना, वायुसेना और ये वाला जो चैप्टर है ये कम है। सिक्का, मुद्रा और सरकारी टिकट से रिलेटेड कॉइन वगैरह जो ऑफेंसेस हैं ये कम इंपॉर्टेंट होते हैं। धर्म से संबंधित प्री में एक सवाल आ सकता है, मेंस में नहीं लगता कि मुझे कोई आपको सवाल मिलेगा। दस्तावेज और चिन्ह, धमकी मानहानि से मिलता है, प्री में आपको निरसन से तो नहीं मिलेगा। तो ये आपकी प्रायोरिटी के बेस पर मैंने आपको बताया, एक डिवीजन बताया कि कैसे आप टॉपिक डिवाइड करेंगे। ये सबसे कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से सवाल नहीं आ सकता है, बट लिस्ट में सबसे कम इंपॉर्टेंट हिस्से हैं ये। तो इसी के साथ जो ये हमारा भारतीय न्याय संहिता का जो ओरिएंटेशन सेशन है, और आप लोग जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं हिंदी माध्यम के, उनका ये फर्स्ट ओरिएंटेशन लेक्चर पूरा होता है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे प्री के पर्सपेक्टिव से भारतीय न्याय संहिता की। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कल से आप लोगों की 2 सेशन होंगे, सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक एक, और फिर 11 बजे से लेकर 12:15 12:30 बजे तक। तो कल से आपके बीएनएस पर 2 सेशन होंगे, ठीक है, जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सेशन हम यूट्यूब पर भी डालेंगे। ओरिएंटेशन सेशन है, फर्स्ट सेशन है, तो लार्जर पर्सपेक्टिव में हेल्प के लिए, और एज अ डेमो लेक्चर भी सबको अवेलेबल होगा। बट आगे जो क्लासेस हैं वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स को ही अवेलेबल होंगी, ऐप के माध्यम से, दूनलो मेंटर ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो कोई भी एनरोल भी कर सकता है इसके अंदर। और एक बात आपको इस सेशन से ये समझनी है कि बीएनएस से डरना नहीं है। सेक्शन नंबर चेंज हो गई हैं, कुछ नई चीजें जुड़ गई हैं, तो डरना नहीं है। हमें बीएनएस को ओन करना है, भारतीय न्याय संहिता को बिल्कुल सही तरीके से समझना है और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कोई सवाल है तो पूछिएगा।